जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं जवाब दे दनादन की इस महत्वपूर्ण सीरीज पर, जहां आज अपन लाए महत्वपूर्ण जवाब दे दनादन की ये तीसरी क्लास। तो दोस्तों, आज हम चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार से वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से हल करना होता है उन प्रश्नों का आंसर, कितने टाइम में हल करना होता है प्रश्नों का आंसर, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पटवारी जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों पर। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर देर न करते हुए अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और यह स्क्रीन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही दमदार, अच्छा प्रश्न, पहला प्रश्न है लेकिन बढ़िया प्रश्न है। देखेंगे क्वेश्चन आया कि भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये रहे स्क्रीन पर आपके समक्ष क्वेश्चन। ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के, ऑप्शन बी सत्यजीत राय, और ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर, और ऑप्शन डी वी शांताराम। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों शीघ्र कमेंट करें और बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से टाइम होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी दादा साहेब फाल्के। याद रखिएगा दोस्तों, दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि क्वेश्चन बात आती है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के को। और क्यों कहा जाता है तो उसका रीजन भी अपन ने क्लियर किया दोस्तों। क्यों? भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह के नाम से प्रसिद्ध है आपके दादा साहब फाल्के। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये कि भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है। यानी सीधा प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तटों मतलब तटीय रेखा वाले राज्य हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, और ऑप्शन डी 7 यानी 7। क्या होगा राइट आंसर? क्या 9 राज्यों की सीमा तटीय होगी, 10 राज्यों की, 8 राज्यों की, या 7 राज्यों की? बहुत बढ़िया यह क्वेश्चन स्क्रीन पर ज्योग्राफी से भूगोल का यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, भूगोल का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कितने भारत के तटीय राज्य होंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 9। क्यों? क्योंकि दोस्तों 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? याद रखिएगा, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 केंद्र शासित प्रदेश, ये तटीय, याद रखिएगा, ये कैसे है? तटीय कहलाते हैं, तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करेंगे कि 9 राज्य कौन है, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जो तटीय वाले राज्य हैं। अब जैसे हिमालय की स्पेशली अपन बात करेंगे तो 10 राज्य हिमालय को स्पर्श करेंगे। 8 राज्यों की अगर बात करेंगे तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो अपन को यहाँ पर 9 राज्य, क्योंकि आंसर क्या है 9। और केंद्र शासित प्रदेश, तो पहले अपन बात कर लेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। किसकी बात कर लेंगे दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश की।
तो एक तो हो जाएगा आपका जैसे दमन द्वीप, याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दमन द्वीप। अब दमन द्वीप दादर एवं नगर हवेली में मिला दिया गया है, लेकिन पहले तो केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों, तो दमन द्वीप है। दूसरा आपका जैसे लक्षद्वीप, क्या दोस्तों, लक्षद्वीप है। तीसरा अपना देखा होगा अंडमान निकोबार, अंडमान अंडमान निकोबार, याद रखना दोस्तों, अंडमान निकोबार। और कौन होगा, और होगा अपना पांडिचेरी, जिसका नाम बदल दिया गया है और कर दिया गया है पुडुचेरी। क्या कर दिया गया है दोस्तों, पुडुचेरी कर दिया गया है। तो ये आपके तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करेंगे अपन 9 राज्यों की। किसकी बात करेंगे, 9 राज्यों की। यानी 9 राज्य कौन कौन से होंगे, जो आपके तटीय वाले राज्य होंगे। तो जैसे अपन आते हैं जैसे गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात। गुजरात के बाद अपन लाते हैं महाराष्ट्र को। किसे लाते हैं, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के बाद अपन आते हैं तमिलनाडु, याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु। जैसे अपन लाते हैं पश्चिम बंगाल, किसे, पश्चिम बंगाल, यह भी अपना तटीय। जैसे अपन नाम लाते हैं उड़ीसा, जैसे अपन नाम लाते हैं गोवा, किसे, गोवा। जैसे अपन नाम लाते हैं गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, और अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। और क्या हो जाएगा, आंध्रा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये राज्य हो जाएंगे आपके तटीय राज्य। कैसे हो जाएंगे, तटीय राज्य। तो क्लियर दोस्तों कि भारत के कितने राज्य तटीय राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 9 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि अब दमन द्वीप दादर एवं नगर हवेली में मिला दिया गया है। अब कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए हैं, 8। कितने रह गए हैं, 8। और उसके लिए ट्रिक भी होगी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक देखेंगे कि चलो आप दिल दे दो जी, इससे क्या आ जाएंगी, 8 केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, जैसे इसमें पहला शब्द देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पहला शब्द क्या दिया गया है, पहला शब्द दिया गया है चा। तो चा से बन जाएगा आपका चंडीगढ़। फिर है ला, ला से बन जाएगा लक्षद्वीप। फिर है आ से बन जाएगा अंडमान निकोबार। फिर है पा से बन जाएगा पांडिचेरी। फिर है दी से बन जाएगा दिल्ली। फिर क्या है ला से बन जाएगा लद्दाख। फिर है दे दो यानी दादर एवं नगर हवेली। और लास्ट में क्या है, जा से जम्मू। तो अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप दोस्तों काउंट कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है 8। क्लियर। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन यहां से समझे हैं कि कौन से ऐसे संगीतकार है, 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर कि ऐसे कौन से संगीतकार है जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखते। ऑप्शन इस प्रकार से, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ऑप्शन बी कृष्णराव शंकर पंडित, ऑप्शन सी बालकृष्ण आनंद राव और ऑप्शन डी पंडित शिव कुमार शर्मा। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि ऐसे कौन से संगीतकार हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखते। और इस प्रकार से
समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ दोस्तों, तो समय क्योंकि कभी किसी का वेट नहीं करता, तो अगर आप समय रहते आंसर नहीं देते तो उस आंसर का कोई मतलब नहीं निकलता। और इस प्रकार से समय होता हुआ धीरे धीरे आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा। ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखते दोस्तों, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा, याद रखिएगा दोस्तों, पंडित शिव कुमार, पंडित शिव कुमार, याद रखना दोस्तों, पंडित शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म सन 1938 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, कि कौन से संगीतकार है जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखते। तो जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये संबंधित है सत्यनारायण मैया से। जैसे कृष्णराज शंकर पंडित, ये भी हमारे मध्य प्रदेश ही संबंध रखते हैं। बालकृष्ण शर्मा, आनंदराव साहब, ये भी मध्य प्रदेश ही संबंधित है। बट इसमें पंडित शिव कुमार जो शर्मा जी हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित न होकर के कहाँ से संबंधित है दोस्तों? अपने जम्मू कश्मीर से, क्योंकि 1938 यानी सन 1938 में इनका जन्म होगा अपने जम्मू कश्मीर में। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। यह अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कहाँ पर है संस्कृत विश्वविद्यालय? बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, कहाँ पर होगा संस्कृत विश्वविद्यालय? इस प्रकार से ऑप्शन देखेंगे स्क्रीन पर। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी इंदौर में, और ऑप्शन सी उज्जैन में, और ऑप्शन डी जबलपुर में। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताइए दोस्तों कि कहाँ पर स्थित होगा अपना संस्कृत विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा। स्क्रीन पर संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, और इस प्रकार से धीरे धीरे समय हुआ आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी उज्जैन में। दोस्तों उज्जैन में, याद रखना, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों? स्थापित किया गया है अपने उज्जैन में। तो यदि कल क्वेश्चन आता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके अपने उज्जैन में। जैसे भोपाल में आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, जैसे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी आपका विश्वविद्यालय, और भी विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपके भोपाल में ही स्थित है। जैसे इंदौर में अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। जैसे जबलपुर में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1964 यानी 1964, यानी जो जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये सब जबलपुर में ही स्थित है। क्लियर दोस्तों? और इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी उज्जैन में होगा संस्कृत विश्वविद्यालय। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर।
बहुत अच्छा प्रश्न ये है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भूदान आंदोलन, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसने प्रारंभ किया था। अच्छा प्रश्न है कि जो भूदान आंदोलन हुआ, ये भूदान आंदोलन हुआ, यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1961, यानी कब भूदान आंदोलन हुआ था, 1961 में। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन डी के एम मुंशी के द्वारा। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर, शीघ्र क्लिक करें और बताएं दोस्तों, कमेंट करें कि बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय धीरे धीरे तीव्र गति से गुजरता हुआ और इस प्रकार समय हुआ आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आचार्य विनोबा भावे, यानी ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे, यानी कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्या, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और यह एक प्रकार का स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। क्लियर दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यानी ऑप्शन सी। क्यों, अब जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और के एम मुंशी, तो जैसे महात्मा गांधी के आंदोलनों की बात करते हैं तो आपने इनके 5 महत्वपूर्ण आंदोलन सुने होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा चंपारण सत्याग्रह। क्या पढ़ा होगा, चंपारण सत्याग्रह। इन्होंने कब किया था, 1917 में। जैसे गांधी का अगला आंदोलन आप सुना होगा आपने, खेड़ा का आंदोलन। ये कब किया था, 1918 में। जैसे गांधी का आपने एक और आंदोलन पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन। कौन सा दोस्तों, असहयोग आंदोलन। ये कब किया था, तो 1 अगस्त, याद रखिएगा दोस्तों, 1 अगस्त 1920 में। जैसे गांधी का एक आपने और पढ़ा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 में। कब किया गया था, 12 मार्च 1930 में। जैसे गांधी का एक और पढ़ा सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखना दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। यह भी गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। और याद रखिएगा, यह कब किया गया था, तो यह किया गया था 8 अगस्त 1942। कब किया गया था, 8 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, कि देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। प्रश्न समझेंगे, नदी द्रोणी, यानी प्रश्न पूरा यहां से आएगा, यानी दूसरी बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा द्रोणी, ऑप्शन सी नर्मदा द्रोणी, ऑप्शन डी कावेरी द्रोणी। क्या होगा राइट आंसर, शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और धीरे धीरे समय गुजरता हुआ तीव्र गति से आप कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगी मध्य प्रदेश भारत की दूसरी बड़ी नदी द्रोणी। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपको इसकी लंबाइयों का ज्ञान होगा तो इसका आंसर आसानी से आ सकता है। क्योंकि जैसे अपन गंगा यानी 25 किलोमीटर, यानी गंगा की कितनी है, 25 किलोमीटर। जैसे नर्मदा का जिक्र करते हैं तो नर्मदा की कितनी है, 13-12 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 13-12 किलोमीटर। जैसे गोदावरी की बात करते हैं तो 14-65
किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1465 किलोमीटर। और इस प्रकार से कावेरी की बात करते हैं तो लगभग 805 किलोमीटर। हो सकता है किसी बुक में 800 किलोमीटर, लेकिन 805 किलोमीटर ये क्या होगी? कावेरी की लंबाई। तो आप बता सकते हैं इसमें दूसरी नदी जोड़ी है। इस प्रकार से समय हुआ आपका समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गोदावरी, जिसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या प्रायद्वीपीय गंगा के नाम से जाना जाता है। यही होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए गोदावरी जोड़ी। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अच्छा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना, याद रखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस, यानी भारतीय वायुसेना एयरफोर्स की बात हो रही है दोस्तों, कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी वायुसेना दिवस किस डेट पे मनाते हैं? ऑप्शन देखेंगे स्क्रीन पर, 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर और ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपका समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी 8 अक्टूबर। क्या होगा? 8 अक्टूबर, क्योंकि दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्लियर दोस्तों? जैसे 10 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस। क्लियर दोस्तों? 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व डाक दिवस। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। तो 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस। कब? 8 अक्टूबर को। क्लियर दोस्तों? तो चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर। क्या होगा इसका राइट आंसर? कि वह पवित्र नदी, प्रश्न समझेंगे, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। नदी का नाम बताना, उस नदी का नाम बताना है जिसके किनारे सिंहस्थ या महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों अब नर्मदा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको नर्मदा के किनारे जैसे जबलपुर, होशंगाबाद, धार, बड़वानी, मंडला, ढिंडोरी, खंडवा, खरगोन, ओमकारेश्वर, महेश्वर ऐसे शहर स्थित है। अपन को शहर तो आपको पता होने चाहिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इस प्रकार से समय हुआ आपका समाप्त और इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी क्षिप्रा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे अपन सिंधु की बात करते हैं, थोड़ा इस पर सुधार करेंगे। सिंधु याद रखिएगा, किसकी बात करते हैं? सिंधु। तो सिंधु के किनारे कौन सा शहर है? वो है पाकिस्तान का कराची शहर। कौन सा? पाकिस्तान का कराची शहर। जैसे आप नर्मदा की बात करते हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश के 15 जिले इसी के किनारे हैं। और जिले भी हमने बात की है जैसे होशंगाबाद, धार, बड़वानी, मंडला वगैरह वगैरह, तो ये इसी के किनारे हैं। जैसे गंगा के किनारे पर बात करते हैं तो कानपुर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, ये सब शहर किसके किनारे हैं? गंगा के किनारे। लेकिन उज्जैन अगर की बात करते हैं, छपरा के किनारे कौन सा शहर है? उज्जैन।
और आपको ज्ञात है कि भारत में 4 महाकुंभ नगरियां हैं। एक तो है अपनी उज्जैन, दूसरा आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में ले चलता हूँ आपको नासिक, तीसरा आपको ले चलता हूँ यूपी में जिसे अपन लोग कहते हैं प्रयागराज, क्या कहते हैं प्रयागराज, और तीसरा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में जिसे अपन कहते हैं हरिद्वार, क्या कहते हैं हरिद्वार। तो दोस्तों इन 4 जगहों पर 4 शहरों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में एक बार। क्लियर दोस्तों? इन 4 शहरों में उज्जैन क्षिप्रा के किनारे है तो इसका राइट आंसर क्षिप्रा ही है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, याद रखिएगा गोदावरी के किनारे है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम के किनारे है और हरिद्वार अपनी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपना क्षिप्रा। क्या होगा दोस्तों? क्षिप्रा होगा इसका राइट आंसर। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि क्षिप्रा के किनारे क्योंकि उज्जैन है। और आपको ज्ञात होगा अभी हाल ही में 22 अप्रैल से, याद रखिएगा दोस्तों 22 अप्रैल से 21 मई और 2016, याद रखिएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 में महाकुंभ मेले का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और इससे पहले कब किया गया था? इससे पहले किया गया था 2004 में। और इसके बाद कब आयोजित किया जाएगा? तो 2028 में। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना क्षिप्रा। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था, यानी उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है जो 1936 में बना और जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। क्या होगा उसका राइट आंसर? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, यानी जिम कॉर्बेट। ऑप्शन बी साइलेंट वैली। ऑप्शन सी बांदीपुर और ऑप्शन डी पीरोतन। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन होगा हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? और इस प्रकार से समय होता हुआ आपका समाप्त सॉरी, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, यानी जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? तो अपने उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर दोस्तों? कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और दोस्तों अपन जैसे बात करेंगे कि उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट, लेकिन 1936 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और उस समय इसे हैली, किसके नाम से? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। कैसे? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। क्या होगा? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी डॉट डॉट में अस्तित्व में आई। बहुत बढ़िया। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। क्लियर है दोस्तों? बीजेपी। क्लियर? इसको बताना है कि यह अपने अस्तित्व में कब आई है। ऑप्शन एक नजर पर। ऑप्शन ए जनवरी 1980 में। ऑप्शन बी फरवरी 1967 में। ऑप्शन सी मार्च 1967 में। और ऑप्शन डी अप्रैल 1980 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? कब आई भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में? बहुत बढ़िया,
यह अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर, और इस प्रकार से धीरे धीरे आपका समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी अप्रैल 1980 में। कब? अप्रैल 1980 में। दोस्तों याद रखिएगा 1951 में, 1951, यानी कब की बात कर रहे हैं? 1951, यानी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखिएगा दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्लियर दोस्तों? किसकी बात करेंगे अपन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 की बात है कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। क्लियर दोस्तों? भारतीय जनसंघ की स्थापना की। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये 6 अप्रैल, कब की बात है? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनसंघ से, याद रखना दोस्तों, भारतीय जनसंघ से अलग करके बनी आपकी भारतीय जनता पार्टी। क्या बनी दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी। क्या बनी है? भारतीय जनता पार्टी। क्लियर? जिसे अपन कहते हैं बीजेपी। और इस समय अध्यक्ष कौन होंगे? इस समय की अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों? तो वो करेंगे अपने अटल बिहारी वाजपेयी। कौन करेंगे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी करेंगे। कौन करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर दोस्तों? कौन करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय अध्यक्ष कौन होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर दोस्तों? तो अध्यक्षता का कार्य कौन करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंध रखते हैं, जो हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और दोस्तों ये भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न देने स्वयं राष्ट्रपति इनके घर गए थे। आपके जो राष्ट्रपति थे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब। तो चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया, कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस? अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों कि कब मनाएंगे अपन शरणार्थी दिवस। ऑप्शन ए 20 जून को, ऑप्शन बी आपके 21 जून को, ऑप्शन सी 22 जून को, और ऑप्शन डी आपका 23 जून को। तो क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें, बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय होता हुआ आपका समाप्त। दोस्तों एक नजर पर डालेंगे ऑप्शन पर, जैसे 21 जून को है, तो 21 जून को क्या मनाते हैं? योगा दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? योगा दिवस। तो इसका मतलब 21 जून ऑप्शन हो नहीं सकता। अब आते हैं 22 जून और 23 जून। तो 23 जून को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्लियर दोस्तों? यानी यहां लिख देता हूं मैं ठीक से, अंतरराष्ट्रीय
ओलंपिक दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, जैसे आते हैं ये 22 जून को, तो 22 जून को मनाते हैं बारबरोसा। अब ये चूंकि इंटरनेशनल है, इसका अर्थ मुझे क्लियर स्वयं नहीं है कि ये कौन सा दिवस है, बारबरोसा करके क्या शब्द है, बट इतना पता है कि 22 जून को बारबरोसा। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब 20 जून को। याद रखिएगा, विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी जो, याद रखिएगा, लौट करके आते हैं या किसी देश से, मान लीजिए अभी यूक्रेन मुद्दा चल रहा है, रूस यूक्रेन मुद्दा, तो मान लीजिए जो यूक्रेन के भाई लोग हैं और हमारे भारत में आ जाए, तो ये एक प्रकार से क्या होंगे? शरणार्थी होंगे। तो कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपका 20 जून को, यानी 20 जून को मनाते हैं। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, कि डॉट डॉट द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कम की गई। बहुत बढ़िया प्रश्न। अपन को बताना है डॉट डॉट में कि याद रखिएगा कब, यानी किस संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर अपन को बताना है संशोधन। क्या बताना है दोस्तों? संशोधन। यानी किस संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ऑप्शन देखेंगे एक नजर पर? 42वें संशोधन 1976, याद रखिएगा दोस्तों। 64वें संशोधन 1978, या 61वें संशोधन 1989, या 72वें संशोधन। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि किस संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। क्योंकि दोस्तों 21 वर्ष की जो आयु है, यह कब की गई थी? यह की गई थी 1889 में। कब की गई थी? 1889 में। यानी कब? कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में। क्लियर दोस्तों? कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में मतदाता की आयु 1889 में की गई थी। कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था? 5वां। लेकिन 21 से 18 कब की गई? तो इस प्रकार से समय होता हुआ आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों 61वें नंबर का संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब किया गया दोस्तों? यह किया गया था 1989, यानी 1989 में। और इस दौरान मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अब दोस्तों जैसे अपन बात करते हैं ऑप्शनल की, 42वें संशोधन द्वारा आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। और दोस्तों आपको यह भी ज्ञात होगा कि मौलिक कर्तव्यों को भी इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आपको यह भी ज्ञात होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष भी इसी संशोधन के द्वारा किया गया था। जैसे अपन 64वें संशोधन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि 64वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष किया गया था। तो चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। यह बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा का चुनाव 2018 में नहीं होगा?
बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतलब यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं और राज्यों में होती है विधानसभाएं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा का चुनाव 2018 में नहीं होगा? ये है प्रश्न। मेन प्रश्न कहाँ से है दोस्तों? नहीं से। कहाँ से है? नहीं से। नहीं होगा 2018 में। किसका चुनाव नहीं होगा? क्या ऑप्शन देखेंगे एक नजर? कर्नाटक का, ऑप्शन बी झारखंड का, ऑप्शन सी नागालैंड का और ऑप्शन डी त्रिपुरा का। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि किसका चुनाव 2018 में नहीं होगा। तो दोस्तों उसका चुनाव 2018 में नहीं होगा जिसका चुनाव हुआ होगा 2014 में। कब हुआ होगा? 2014 में। तो आप बताएं कि 2014 में किसका चुनाव हुआ था? क्योंकि चुनाव विधानसभा का होता है 5 वर्ष बाद, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्लियर है ना दोस्तों? तो इस प्रकार से कर्नाटक, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी झारखंड, क्योंकि दोस्तों इसका चुनाव किया गया था 2014 में। इस प्रकार से इसका चुनाव 2018 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 वर्ष बाद होता है, तो 14 5 19, तो कहाँ होगा? 19 पे होगा। लेकिन यहाँ 2018 में नहीं होगा तो झारखंड राज्य का नहीं होगा। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन लोक नायक के नाम से अधिक लोकप्रिय है? बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। कौन निम्नलिखित में से कौन लोक नायक के नाम से अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन देखेंगे एक नजर में। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बीसी राय और ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से टाइम होता हुआ आपका समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी जयप्रकाश नारायण। क्योंकि दोस्तों अगर जयप्रकाश नारायण को ही कहते हैं लोक नायक, क्या कहते हैं? लोक नायक। और दोस्तों इन्होंने इंदिरा गांधी को यानी भारत की भूतपूर्व या भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पद मुक्त करने के लिए, याद रखिएगा, पद मुक्त करने के लिए क्या किया था? आंदोलन भी किया था। क्या किया था? आंदोलन भी किया था। किन्होंने? आपके जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी जयप्रकाश नारायण। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले प्रश्न की ओर कि भारत में पीली क्रांति का क्या तात्पर्य है? क्या आशय है पीली क्रांति? किससे संबंध है पीली क्रांति? ऑप्शन एक नजर पर दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन सी खाद से बीज उत्पादन में वृद्धि से, ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन की वृद्धि से। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ आपका समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा खाद्य तेल एवं बीज उत्पादन से। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। जैसे हरित क्रांति, याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध है अपने कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी से। लेकिन जैसे खनिज तेल और या मान लीजिए बीज उत्पादन में वृद्धि से, तो इसका मतलब है अपन की पीली क्रांति। किस कौन सा? पीली क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीली क्रांति का संबंध क्या होगा? ऑप्शन आपका ऑप्शन सी यानी खाद्य तेल एवं बीज उत्पादन से। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत के किस प्रदेश में संत कबीर, याद रखिएगा, संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं? बहुत बढ़िया। तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं, तो
ये इस प्रकार से ये आंसर खत्म करते हैं। आप दोस्तों शीघ्र कमेंट भी करते चले। और राजस्थान, यह भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ गंगानगर वगैरह जैसे तो है, लेकिन आपके संत कबीर नगर या संत रविदास नगर ये नहीं है। अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश में संत रविदास नगर भी यह जिला है और संत कबीर नगर भी जिला है। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि मालवा उत्सव, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मालवा उत्सव से प्रश्न है। मालवा उत्सव 2017 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी खंडवा और ऑप्शन डी खजुराहो। क्या होगा इसका राइट आंसर? कहाँ पर आयोजित किया गया था मालवा उत्सव? तो दोस्तों 2 से 8 मई 2017 यानी इस टाइम आयोजित किया जाएगा कौन सा उत्सव? अपना मालवा उत्सव। अब कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कुछ प्रश्नों का उत्तर तो तुरंत निकाल लिया करें, यानी 2 प्रश्नों का कंफ्यूजन होना चाहिए। तो भोपाल में हो ही नहीं सकता दोस्तों, और खजुराहो में होने के चांस नहीं क्योंकि ये बुंदेलखंड है। याद रखिएगा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है आपका अपना खजुराहो। अपन किसकी बात कर रहे हैं? मालवा। तो अपन मालवा क्षेत्र के जिलों पर अपन पहले जाते हैं तो वहाँ 2 ही जिला मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका क्या? ऑप्शन ए इंदौर और ऑप्शन सी खंडवा। तो यहाँ 2 प्रश्न तो तुरंत आंसर निकल जाते हैं। इस प्रकार से इनमें चूज करना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी इंदौर। कहाँ पर? इंदौर में। कहाँ पर दोस्तों? इंदौर में। तो चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर कि शाहजहाँपुर में, याद रखिएगा शाहजहाँपुर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? शाहजहाँपुर की, याद रखिएगा शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर की स्थापना कब होगी? 1640 में। कब होगी दोस्तों? 1640 में। और किसके द्वारा की जाएगी? तो शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? शाहजहां। और शाहजहां कौन था? तो ये मुगल वंश का राजा था, मुगल वंश का शासक था। क्लियर है दोस्तों? मुगल वंश का शासक था यानी बादशाह था। तो शाहजहाँपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? बहुत बढ़िया है प्रश्न कि शाहजहाँपुर जो हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर किसने बनवाई है जामा मस्जिद? जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, जैसे कि आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाई, उसी प्रकार से पूछना चाहते कि शाहजहाँपुर में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए हैदर अली ने, ऑप्शन बी शौकत अली ने, ऑप्शन सी मोहम्मद अली ने और ऑप्शन डी नवाब अली ने। तो आप बताएं दोस्तों कि किस अली ने बनवाई शाहजहाँपुर की जामा मस्जिद? और इस प्रकार से समय होता हुआ आपका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हैदर अली। याद रखिएगा दोस्तों, हैदर अली ने शाहजहाँपुर की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय ... में स्थित है, यानी देवी अहिल्याबाई। याद रखिएगा दोस्तों, देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय ... में स्थित है। तो ऑप्शन देखेंगे एक नजर पर। ऑप्शन ए यानी महेश्वर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी खंडवा और ऑप्शन डी, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी ओमकारेश्वर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या महेश्वर होगा, क्या खंडवा होगा, क्या भोपाल होगा? तो इस प्रकार से क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो चलेंगे दोस्तों, आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि कहां पर होगा देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय। और धीरे धीरे समय होता हुआ इसका समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा महेश्वर। क्या होगा दोस्तों? महेश्वर। क्योंकि आपको पता है कि देवी अहिल्याबाई
जिन्हें लोक माता कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक माता के नाम से जाना जाता है। वो बहुत बड़ी किसकी भक्त थी? यानी शिव की भक्त थी। किसकी? शिव की भक्त थी। शिव की भक्त थी। इसीलिए महेश्वर को दूसरी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? दूसरी राजधानी बनाया था। दोस्तों अब महेश्वर कहाँ पर है? तो महेश्वर स्थित है अपने खरगोन में। कहाँ पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। जिसकी स्थापना किसने कराई थी? राजा महेशवाल ने। किसने? राजा महेशवाल ने। और जिसका प्राचीन नाम क्या है? जिसका प्राचीन नाम है महेशमती। क्या नाम है? महेशमती। तो दोस्तों देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? अपने महेश्वर में। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन की ओर कि चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को ... के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए उजर, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी खिलजी और ऑप्शन डी बाबर मदरसा। तो क्या हो सकता है राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। यानी चंदेरी के पास जो 15वीं सदी में निर्मित पुरानी मदरसा को ... के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों खिलजी तो हो नहीं सकता क्योंकि खिलजी एक वंश है। एरन यह मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है, जहां से प्रथम सती प्रथा के क्या मिले हैं? साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब उजर कोई ऐसा शब्द नहीं। आते हैं बाबर मदरसा। जिसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर मदरसा। तो चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अलीराजपुर की एक मुख्य जनजाति है? यानी इनमें से कौन सी अलीराजपुर जिला एक मध्य प्रदेश का जिला है, एक मुख्य जनजाति है? ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी भिलाला, ऑप्शन सी कोरकू और ऑप्शन डी ब्रजिया। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी ब्रजिया। तो क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि अलीराजपुर में किस जनजाति की अधिकता पाई जाती है। तो दोस्तों धीरे धीरे आपका समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी भिलाला। याद रखिएगा दोस्तों, भिलाला को ही याद रखिएगा उजाला भील भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उजाला भील भी कहा जाता है। और यह भील जनजाति की क्या है? एक उपजाति भी कहलाती है। भील जनजाति की उपजाति है और भिलाला की पर्याप्तता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि खासी की अगर बात करते हैं तो इसकी पर्याप्तता है मेघालय और असम में। कहाँ पर? मेघालय और असम में। इसकी अधिकता कहाँ देखी जाती है? मेघालय और असम में। जैसे अपन कोरकू की बात करते हैं तो इसकी पर्याप्तता है मध्य प्रदेश के बैतूल में। कहाँ पर? यानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में। जैसे अपन ब्रजिया की बात करते हैं तो इसकी अधिकता को अपन देख सकते हैं झारखंड राज्य में। कहाँ पर? झारखंड राज्य में। लेकिन अगर भिलाला की बात करते हैं तो इसकी अधिकता देखेंगे अपन अलीराजपुर में। कहाँ देखेंगे? अलीराजपुर में। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी भिलाला। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर कि भारत में तैयार किया गया प्रक्षेपित वाहन SLV यानी SLV क्लियर? SLV 3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? बहुत बढ़िया। ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा इसके लिए छेद रहेगा दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी त्रिशूल। क्या होगा इसका राइट आंसर? और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त,
शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रश्न है कि भारत में तैयार किया गया प्रक्षेपित वाहन SLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा होगा। तो इस प्रकार से टाइम होता होगा समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी रोहिणी। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारतीय स्वतंत्रता, अब भारत कब आजाद हो रहा है यानी 15 अगस्त 1947 के तुरंत बाद अलीराजपुर ... हिस्सा बन गया था। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी भोपाल का, ऑप्शन सी विंध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश भोपाल, तो अब चूंकि मध्य प्रदेश का अंग नहीं बन सकता क्योंकि अभी मध्य प्रदेश है ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन कब होगा 1 नवंबर 1956 में। कब होगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 में ये होगा मध्य प्रदेश का गठन। तो यहाँ मध्य प्रदेश होने का चांस है नहीं, और जब मध्य प्रदेश होने का चांस है नहीं तो भोपाल होने का किसी प्रकार से चांस बन ही नहीं सकता। और दोस्तों अगर विंध्य प्रदेश की बात करते हैं तो विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, याद रखिएगा बुंदेलखंड और बघेलखंड का भाग आता था, याद रखिएगा। तो ये भी चांस नहीं, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन डी। वैसे किसमें शामिल किया गया था अलीराजपुर को, तो याद रखिएगा दोस्तों इसे शामिल किया गया था भारतीय संघ में। किसे शामिल किया गया, कहाँ शामिल किया गया था भारतीय संघ में। और कब शामिल किया गया था दोस्तों, वह शामिल किया गया था 1948 यानी 1948 में। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर कि भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न कि भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी। अच्छा यह प्रश्न स्क्रीन पर ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी आपका 1959 और ऑप्शन डी 1961 है। तो इस प्रकार से क्या होगा राइट आंसर, शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय हुआ समाप्त और इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1969। क्या होगा जुलाई 1969। क्लियर है दोस्तों कि अगर यहाँ की ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन सी में आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को आपके राजस्थान के नागौर से, कहां से, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज को क्या किया गया था, चालू किया गया था। अगर 1956 की बात करते हैं तो आपने सुना होगा LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। क्लियर दोस्तों, अब क्लियर है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1969। क्लियर, इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न, थोड़ा बड़ा है लेकिन प्रश्न को तसल्ली पूर्वक समझें कि नीति आयोग, दोस्तों नीति आयोग के पहले क्या था योजना आयोग, और योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950। कब, 15 मार्च 1950। और योजना आयोग को ही 1 जनवरी 2015 में, कब 1 जनवरी 2015 में क्या बना दिया गया है, नीति आयोग। क्या बना दिया गया है दोस्तों, नीति आयोग। क्लियर है, क्या बना दिया गया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब।
तो क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय होता हुआ समाप्त। इसका राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे अपना लगता है गुजरात और थर्ड नंबर पे लगता है अपना राजस्थान। तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्लियर है दोस्तों। नीति आयोग के माध्यम से इनको सर्वाधिक मतलब दर्जा दिया गया, अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है, क्रमशः जो लिखे गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिए। कल हम पुनः सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।